हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम लेके आ चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का बैच, जिसमें आज हम पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम। जिस प्रकार से अभी आपको मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उसको पढ़ते रहिए रिलैक्स वे से, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इसकी गारंटी हमारी है। तो चलिए हम देखते हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम। इस चैप्टर में आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी बस उतनी ही चीज़ें पढ़ना है। क्या पढ़ना है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पहले हमको थोड़ा सा वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानना है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसका जो फॉर्मूला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं और वैद्युत फ्लक्स नहीं आता है। गॉस का नियम जानना जरूरी है, क्योंकि गॉस का नियम तथा उसका जो डिराइवेशन है वो आता है, और गॉस के नियम के 4 अनुप्रयोग हैं, 3 या 4 वो आते हैं, तो वो चीज़ जानना आपको जरूरी है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत फ्लक्स से कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, पहले तो हम वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से। इतनी चीज पहले हमको बताना चाहिए, वैद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से। अब वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, देखिए मान लीजिए, समझिएगा ध्यान से, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक। और मान लीजिए इसी वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ ऐसे उपस्थित है, ये मान लीजिए ये हमारा पृष्ठ है जो उपस्थित है, ठीक। 3D थोड़ा लगेगा ना ऐसे देखने में। ये हमारा पृष्ठ उपस्थित है, और इस पृष्ठ, ये हमारा एक पृष्ठ उपस्थित है, और हम देख रहे हैं कि इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत रेखाएं जा रही है, वैद्युत बल रेखाएं। तो ये हो गया 1 2 3, टोटल कितने हो गए? टोटल 3 रेखाएं हो गए। तो यही 3 हो जाएगा हमारा क्या? वैद्युत फ्लक्स। जितनी रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं, उतनी ही वो क्या हो जाएगा? हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स समझ आ रहा है? मतलब जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ है, इससे 3 बल रेखाएं गुजरी तो वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ? 3। 4 गुजरी तो 4, 5 गुजरी तो 5, 6 गुजरी तो 6। इतना ही बस हमें पता करना है, हमें रॉकेट साइंस को नहीं लगाना है, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाइएगा। पहली बात, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाइए, जितना बताया जा रहा है उतना ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो परिभाषा लिख लीजिएगा, जो बच्चे परिभाषा लिखना चाहते हैं, इसी चीज को बस में बोल देना है, ठीक है। परिभाषा लिख लीजिएगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब कोई बच्चे कहेंगे सर जी अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? है फॉर्मूला कुछ बताइए, फॉर्मूला तो कुछ लिखना होगा ना, बताइए भाई, फॉर्मूला तो कुछ लिखना होगा ना। हाँ सर जी फॉर्मूला बताएंगे, आप ही ने बताएंगे, आप ही तो बोले कि हम बताएंगे, फॉर्मूला तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो हम सब ने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, चलो भाई बताना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल a है, ये पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या है? a है, ठीक है। जो पृष्ठ हम लोग काल्पनिक लिए उसका क्षेत्रफल a है, तो वैद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। ई क्या है? जो वैद्युत क्षेत्र हमारा दिया है, और ए क्या है? इसका क्षेत्रफल। यही होता है हमारा वैद्युत फ्लक्स, ई डॉट ए। अब कुछ बच्चे जो पढ़े होंगे वो एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि सर जी आपने तो यहां पे ई डॉट ए लगाया है। ई डॉट ए सर जी स्केलर प्रोडक्ट, ये तो सर जी क्या दोनों वेक्टर है? आपने तो क्षेत्रफल में वेक्टर का साइन लगाया हुआ है। सर ये क्षेत्रफल कहाँ वेक्टर राशि होती है? क्षेत्रफल सदिश थोड़ी ना होती है, क्षेत्रफल अदिश राशि होती है। तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा, आपने 11 तक पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, इसीलिए मैं फिर से यहां पे एक बार लिख देता हूं, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है।
अब दूसरा प्रश्न उठता है, चलिए भाई तो राशि तो हम लोग बोलते हैं, हम किसी को बोल सकते हैं सदिश राशि है। तो जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोल दिया कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। अब कोई बच्चा हमसे कह रहा है सर जी सदिश राशि है, तो बताइए ना सदिश राशि वे राशियां होती है जिनके पास परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। तो क्षेत्रफल का हम परिमाण तो निकाल सकते हैं, लेकिन दिशा निकाल के दिखाइए ना आप जरा, कैसे दिशा निकालेंगे? तो बेटा क्षेत्रफल की दिशा हमेशा उसके तल के लंबवत होती है, हमेशा तल के लंबवत। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है तो इसका क्षेत्रफल कुछ होगा, ये आयताकार है तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी? हमेशा ये तल के लंबवत, ये ऐसे बाहर की ओर। तो तल के लंबवत सर पीछे की ओर भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन में जैसे किसी क्वेश्चन में आगे की ओर ले लिए तो हमेशा आगे की ओर, और पीछे की ओर लेना होगा तो हमेशा पीछे की ओर। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, उसकी दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। इतना अभी आपके लिए पर्याप्त है। चलिए तो ये देखिए हमारे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है फाई ई यानी कि वैद्युत फ्लक्स। अच्छा यहाँ पे फ्लक्स मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर भी नहीं लिखा है। ये फ्लक्स, ये क्या हो गया? वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये क्या है हमारा? वैद्युत फ्लक्स, ठीक। अब E डॉट ए है, फाई ई बराबर यानी कि वैद्युत फ्लक्स बराबर है E डॉट ए। जो डॉट हटाते हैं तो क्या आता है? ई ए साइन थीटा, ये वेक्टर हट जाएगा। क्या आ जाएगा? परिमाण आता है ना, सॉरी ई ए साइन थीटा नहीं, वो तो क्रॉस में आता है साइन थीटा ना, ई ए कॉस थीटा। ये है हमारा सूत्र। और ये कोई पूछेगा तो थीटा क्या है? तो थीटा इसके बीच का एंगल, अब ये एंगल इसके बीच का है नहीं, ये क्षेत्रफल के बीच का है। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल हमेशा तल के लंबवत बोला, तो मान लीजिए क्षेत्रफल ऐसे तल के लंबवत है, तो क्षेत्रफल और इसके बीच जो कोण बनेगा वही हमारा क्या होगा? वही हमारा होगा थीटा। जो क्षेत्रफल, जैसे ये यहाँ पे क्षेत्रफल लंबवत है और ये मान लीजिए ऐसे है, तो ये कितना डिग्री बना? 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? चलिए तो इसका फॉर्मूला यही है, फाई ई बराबर, हमेशा याद रखिए, ई ए कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल, ई क्या है? जो वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, और थीटा क्या है? तो ई और ए के बीच बना कोण, बना कोण। सर जी ए की दिशा कैसी होती है? हमेशा तल के लंबवत होती है। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट गॉस के प्रमेय पे। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ आना ही नहीं चाहिए इसमें। बस आपको ये फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा याद होना चाहिए। थीटा क्या है? तो ई और ए के बीच का कोण, और ए हमेशा कैसा होता है? तो ए हमेशा मतलब क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है? क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। अब डायरेक्ट हम आने वाले हैं गॉस के नियम के बारे में। इस चैप्टर में बस इतना ही है। अब फालतू में देखिए आप कुछ भी पढ़िए, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। गॉस का नियम लो भाई, आगे हम गॉस के नियम के बारे में। तो गॉस सर ने कुछ और तोप नहीं बता दिया। क्या ने बता दिया? कोई बहुत बड़ा तोप छोड़ नहीं दिया गॉस सर ने। गॉस सर ने बस क्या किया, जो अभी हम वैद्युत फ्लक्स निकाले उसी को सिंपल वे में कह दिया। इन्होंने एक विशेष परिस्थिति ले ली। इन्होंने क्या ले ली? एक विशेष परिस्थिति ले ली। पहले तो हमने किसी विशेष परिस्थिति के बारे में बात नहीं की थी। हमने बोला वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन अब ये आते हैं और ये कहते हैं किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ परिबुद्ध कुल नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। क्या इन्होंने बता दिया? समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में Q आवेश है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? ये बंद पृष्ठ है और ये वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए रखा होगा है। तो हमसे कोई पूछा बताइए भैया इसका वैद्युत फ्लक्स बताइए आप। और ये पृष्ठ जो है इसी से मान लीजिए, सॉरी गलत निकाल दिया, इसका तो कुछ वैद्युत फ्लक्स होगा ही नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जैसे मान लीजिए ये प्लस Q आवेश अंदर है, तो इससे भाई प्लस Q है तो वैद्युत फ्लक्स ये रेखाएं निकलेंगी ना भाई। हाँ सर ये रेखाएं तो निकलेंगी, ये वैद्युत बल रेखाएं निकली। अब हमसे कोई पूछता बताइए इसका बताइए वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इसी ने गॉस ने बताया किसी बंद पृष्ठ में से परिबद्ध, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब 1/ε0 क्या होता है? तो ε0 हम जाते हैं 8.85 इंटू 10⁻11। ये क्या होता है? ये एक नियतांक है। तो चलिए पहले उनकी परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा हेडिंग डाल देता हूँ, उसके बाद से मैं आपको ये फॉर्मूला इनका लिखूंगा। पहले लिखिए परिभाषा जो मैं बोल रहा हूँ कि गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। क्या इन्होंने बताया कि अगर कोई पृष्ठ बंद है और उससे आवेश क्या है, उससे Q आवेश परिबद्ध है, अर्थात उसके अंदर Q आवेश है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? 1/Q∈0 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारा Q/ε0। ये हमारा क्या आ जाएगा? Q/ε0 आ जाएगा। जहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? Q की वैल्यू तो हमें दी रहेगी 8.85 इंटू 10⁻11। नोट कर लीजिए। यही हमारे गॉस सर के नियम है। गॉस सर ने क्या बताया? गॉस सर ने यही नियम दिया और इसी नियम पर विवाद छिड़ गया। भाई साहब नियम देना, देखिए नियम देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। पहले उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से मैं आगे की चर्चा आपसे करूंगा। ठीक है, पहले आप कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा बीच में तो आप कंफ्यूज जाएंगे, तो इसीलिए पहले आप कर लीजिए। चलिए अब देखिए, इसको मैं यहीं पर रखता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा। देखिए नियम देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। नियम जैसे ही आप दे दी, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ये क्या, ये जो ग्रेविटी है इसका मान 9.8 नहीं होता है, इसका मान गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 नहीं होता है, इसका मान 6.8 होता है। भाई नियम मैंने बोल दिया कि मेरा नियम है। अभी इस पर क्या करेंगे? जाएंगे आपको एक चपाट पे मारेगा। ये क्या बोल दिया बे? कैसे 6.8 होता है? वर्ड क्या आया? कैसे 6.8 होता है? कैसे? तो यानी कि आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे आपने 6.8 आया, तभी जाकर वो आपका नियम मान्य होगा। अथवा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसका नियम मान्य होगा? जिसका नियम पहले था, जैसे मान लीजिए न्यूटन का था तो न्यूटन का ही नियम मान्य होगा। लेकिन अगर आप अपना नियम दे देते हैं, अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो आपका नियम मान्य होगा, ग्रेविटी का मान 6.8 आ जाएगा। तो वैसे ही जब इनके नियम पर युद्ध छिड़ा तो इन्होंने अपने प्रमेय को प्रूफ किया। तो देखिए इनका कभी भी प्रश्न आता है तो 5 नंबर में आता है, आएगा गॉस के नियम को लिखिए तथा उनके समीकरण को सिद्ध कीजिए, उनके नियम को सिद्ध कीजिए। तो नियम, गॉस के नियम को सिद्धीकरण देख लीजिए। मान लीजिए देखिए यहाँ से हम उनको सिद्ध करके भाई दिखा दे रहे हैं, उन्होंने कैसे सिद्ध किया। सिद्ध करना बहुत ईजी है। एक बंद पृष्ठ ले लेना है। ये देखिए हमने ले लिया एक बंद पृष्ठ, इसके अंदर लगा देना है एक +Q आवेश, इसके अंदर एक +Q आवेश ले लेना है और इस आवेश से कुछ ऐसे, ये 3D स्ट्रक्चर है। तो इस आवेश से जैसे का तरबूज में काटते हैं ना, ये ऐसे तरबूज में हम काट लिए एक, जिसे हम चिप्पी कहते हैं कि देखते हैं तरबूज लाल है कि नहीं, वही चीज़ आपको करना है। तो ये कोण क्या हो जाएगा? पूरा जानते हैं d ω होता है, यानी कि स्टेरेडियन कोण। तो d ω क्या होता है? 4π। हाँ सर ये सब तो किसको नहीं पता है। अरे 360 डिग्री पूरा होगा ना, तो उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। स्टेरेडियन, रेडियन, स्टेरेडियन क्या होता है? रेडियन सर ये चाप बटे त्रिज्या। और स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन क्या होता है? कौन बताएगा? सोचिए सोचिए, r² एक स्टेरेडियन वह गौण कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर चाप काटती है। याद कीजिए आप लोग, ठीक है? तो ये चीज़ देखिए, नहीं याद है तो कोई समस्या नहीं, जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ वहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या? अब इसमें मान लीजिए हमारा यहाँ से E निकलेगा। हाँ सर जी E निकला। और जब ये हमारा है तो हमने बताया था हमेशा तल के लंबवत किसकी दिशा होती है? हमेशा तल के लंबवत दिशा किसकी होती है? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की दिशा मान लीजिए हमारी ये है। इसी चीज़ को बस आपको ध्यान देना है, नहीं देना है तो जैसे मैं किया हूँ वैसे ही आपको पेपर में कर देना है। इसको आप DA भी लिख सकते हैं, इसको आप DA भी लिख सकते हैं, या आप इसको N से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बुक में किसी ऐसे दिया रहता है, फिर ऐसे भी कर दिया रहता है। चलिए तो अभी इनके बीच हमें निकालना, इनके बीच थीटा कोण मान लीजिए है। इनके बीच हमने माना कोण क्या है? थीटा है। तो अब हमें कुछ नहीं पता, हमें गॉस का नियम पता है। गॉस का नियम नहीं पता है, हमें क्या पता है कि φE बराबर क्या होता है? φE बराबर होता है EA cos थीटा। हमें यहाँ से E नहीं मालूम है, E का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4πε0। ये सब कौन बोलेगा
क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू दिया हुआ है आर स्क्वायर, तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। हम कहाँ पे वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं भाई, पृष्ठ से गुजर रहा है, तो बिंदु पी पर ही ना निकालेंगे, बिंदु पी पर ही ना निकालेंगे। अब किसी ने बोला सर जी ये नहीं लीजिए, मान लीजिए गोला पृष्ठ नहीं है, तो भाई त्रिज्या मत लीजिए, इसको आप आर मान लीजिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर इंटू ए नहीं, यहाँ पे ये क्या है, छोटा कोण है, तो यहाँ पे डी ए हो जाएगा, यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे डी ए हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। पूरा क्षेत्रफल ये होता है ना, छोटा कोई भाग है तो उसका डी ए हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, पता है तो सबको अच्छी बात है। और ये डी फाई हो जाएगा, तो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू, और देखिए अब आपको अलग क्या करना है, डी इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो डी ए आर स्क्वायर कॉस थीटा क्या होता है, डी ओमेगा, यानी कि घन कोण, कौन सा, स्टेरेडियन। तो बस यहां से आपको बस यही चीज याद रखना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है, आपने पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो बस ये चीज़ आपको याद रख लेना है। तो यहाँ से अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू कर दो यहाँ पे, इनटू अब डी ए कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको हमेशा के लिए, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा, ठीक है। तो अब ये डी ओमेगा आ गया। अब हम मान लीजिए हम बोले ऐसे ही करते करते कुछ इधर से भी निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र कुछ इधर से भी निकलेगा, कुछ इधर से भी पूरे पृष्ठ से निकलेगा। तो पूरे पृष्ठ से निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए समाकलन हमने कर दिया, दोनों पक्षों का समाकलन। जब दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा आ गया फाई ई, और ये क्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और ये हमारा बच गया बस क्या, डी ओमेगा। अब डी ओमेगा क्या है, तो डी ओमेगा पूरा हो जाएगा ओमेगा। अब टोटल ओमेगा क्या होता है, मैंने बोला पूरा कोण क्या होता है, 360 मतलब 4 पाई, सर जी लीजिए 4 पाई, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 पाई। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, ये बचेगा Q/एप्सिलॉन नॉट, या अगर हम यहाँ पे शुद्ध लिखें तो आ जाएगा फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। कोई बड़ा फॉर्मूला था डिराइव करना, कि यही गॉस का नियम नहीं है, यही गॉस का भी नियम है। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, देखिए कुछ करना था क्या, कुछ नहीं करना है। फिर से देख लीजिए, जो गॉस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, पहले ऐसा फिगर बना लेना है, नहीं आता है थोड़ा सा ध्यान दे देना है कि एक आवेश ले लेना है, एक बड़ा सा गोला खींच देना है, उसमें एक आवेश लेना है, 2 ठो ऐसे चाप खींच देना है, जैसे हम तरबूज में लाल देखने के लिए काटते हैं कि लाल है कि नहीं, वैसी चिप्पी काट दी, ऐसे बना दिए 3D स्ट्रक्चर। उसके बाद से क्या इससे चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र निकलेगा कि नहीं, हाँ सर जी निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र निकाल दिए। तो फॉर्मूले में हमारा आ रहा है ई ए कॉस थीटा, जहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी ही, और सर ने हमें बताया था कि क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है, तल के लंबवत हमेशा होती है, तो ये तल के लंबवत निकल गया। अब हम जानते हैं कि ई और ए के बीच कितना कोण होता है, तो थीटा ले लिए। अब हमने यहाँ पे छोटा सा लिया है, तो ये डी ए क्षेत्रफल है, तो फिर हमने वैसे ही फॉर्मूले पर रख दिया। हमें ई की वैल्यू पता है कि ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने रख दिया, क्यू की वैल्यू हमारे पास थी और आर यहाँ पे हमने माना हुआ था। वैसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा, और डी ओमेगा को रख के हमने सॉल्व किया, तो ओमेगा और ओमेगा की पूरी वैल्यू क्या होती है, 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 पाई से 4 पाई कट गया Q/एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या हमारा गॉस का नियम है। तो यही जान के बस यही लिखने को अगर आपको 5 नंबर मिल जाए, और ये हम बता रहे हैं हर एक साल पेपर में बच्चों में बता रहा हूँ, गॉस के नियम से या तो इनका प्रमेय आएगा और नहीं तो इनके अनुप्रयोग आएगा। 100% इस चैप्टर से आपको 5 नंबर मिलना है। अब आप बकलोल ही होंगे जो इस चैप्टर को छोड़ देंगे, भाई 5 नंबर बोल रहा है, ले भाई तो 5 नंबर ले, और आप कह रहे हैं नहीं हम 5 नंबर नहीं लेंगे, तो बताइए आपके लिए कोई कुछ कर सकता है? अब कोई भी बैच आ जाए आपके लिए कोई काम का नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को देखना है। मैं अनुप्रयोग भी जो बताऊंगा उसको आपको थोड़ा ध्यान दे देना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले जल्दी से ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं।
अब देखिए बहुत छोटा छोटा है, आप कहीं देखेंगे तो आपको खुद सब मूर्ख बनाएंगे, आप देखेंगे तो आपको सब मूर्ख बनाएंगे। अब मैं बढ़ाने वाला हूं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज देखनी होगी। पहले मैं लिख देता हूं क्या पढ़ाने वाला हूं मैं, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अब भैया गॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं? भैया गॉस के नियम का अनुप्रयोग मैं बता रहा हूँ, पहले आप समझिएगा। प्रयोग करना उसके नियम का वही अनुप्रयोग होता है, लेकिन ये अनुप्रयोग आने से पहले आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। पहला, बस जो मैं चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें पता होना चाहिए। पहला आपको पता होना चाहिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, ज़्यादा नहीं, जितना बस बता रहा हूँ उतना है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो देखिए इसको लेमडा से करते हैं और ये होता है हमारा क्या, Q/L। ये हमारा क्या होता है, Q/L। अब पृष्ठीय आवेश रेखीय आवेश घनत्व किससे डिनोट करते हैं, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। लेमडा भाई लिखा हुआ है तो सर जी लेमडा से नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। इसको बोलते हैं हमारा, अरे सॉरी, ये होता है रेखीय ना यार, रेखीय, और ये पृष्ठीय, ठीक। इसको लेमडा से करते हैं और इसको सिग्मा से करते हैं, ये होता है हमारा Q/A। जब कोई रेखा होगी उस पर आवेश घनत्व निकालना तो Q/A, जैसे मान लीजिए एक ऐसे रेखीय कोई है, इस पर Q आवेश है और इसकी लंबाई L है, तो इसका पृष्ठीय आवेश आपको पूछेगा रेखीय आवेश घनत्व, तो क्या हो जाएगा Q/L। अगर ये अब पृष्ठ क्या है, ये आयताकार है, जिसका कुछ क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इस पर मान लीजिए आवेश Q है तो Q/, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए ये L है और ये इंटू ये X है और ये Y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, X इंटू वाई, तो ये हो जाएगा इसका Q/X इंटू वाई। ये क्या हो जाएगा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये हो जाएगा इसका रेखीय आवेश घनत्व। तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इसका यूज पड़ता है इसीलिए अनुप्रयोग में उनके, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपको ये याद होना चाहिए और कुछ नहीं। चलिए अच्छा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला से परिभाषा लिखना आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, मैं यही बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसको सिग्मा टी नोट करती है, तो आपको पता ही है। अब मान लीजिए पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखनी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखनी है, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो हमेशा नीचे वाले को एक कर देते हैं, हमेशा नीचे वाले को एक कर देंगे, यानी कि एकांक। अब देखिएगा इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि किसी पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश है। क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, किसी पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल का, इसको मैंने एक कर दिया, बचा क्यों ही, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश है। एकांक में बस क्यों बचा, तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश ही क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। वैसे यहाँ पे क्या था, रेखीय आवेश घनत्व Q/L था, तो हम क्या बोलेंगे, किसी रेखा पर, किसी रेखा का रेखीय आवेश घनत्व उस रेखा की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आपको दिमाग में आनी चाहिए। इस प्रकार आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। जहां आपको नहीं आए, जहां फॉर्मूला नहीं याद है, वहां आप ऐसे लिख सकते हैं, सर जी आपको बताया गलत, तो इसका फॉर्मूला यही होता है ऐसे। चलिए 95% केस में आप ऐसे ही फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि अब आप कितना फॉर्मूला याद करेंगे। जिस प्रकार से अगर आप देख रहे होंगे तो अभी थोड़ा सा कैमरा गलत हो गया था, हाँ, अगर आप अपना देख रहे होंगे तो इतने सारे फॉर्मूले आप कितनी फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है, तो अब हम आपका समय वेस्ट नहीं करते, जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं समझ गए। अब अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार पर क्या निकालना था, इनका पहला अनुप्रयोग क्या, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। हाँ, अनंत लंबाई के, अब बोल रहा है कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के, ये मान लीजिए अनंत लंबाई का तार हो गया, बोल रहा है कि, अच्छा मैं लिख देता हूं, दिखाने दो। पहला, अनंत लंबाई के आवेशित, अनंत लंबाई के आवेशित
तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, हमें निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अब आप तीव्रता देखेंगे तो सर जी कैसे निकलेगा, हमें तो गॉस का नियम फ्लक्स निकालना बताता है। नहीं, यही है गॉस का अनुप्रयोग जिससे आप फ्लक्स निकालेंगे। देखिए, एक हमें क्या बोलना है, अनंत लंबाई का तार, ये हमने ले लिया अनंत लंबाई का तार, इसकी लंबाई अनंत है। ठीक है, अब देखिए हमने गॉस के नियम से क्या पढ़ा, बंद पृष्ठ होना चाहिए, तो इसके लिए एक हम बंद पृष्ठ निकालेंगे। और अगर आप इसके लिए एक बंद पृष्ठ बनाएंगे तो हमें एक बेलन की रचना करनी पड़ेगी, तभी ये बंद होगा। और इस बंद पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे? गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलेंगे? गॉसियन पृष्ठ। अब जैसे मान लिए, अब हम बोल रहे हैं कि बिंदु P पर निकालिए। अब हमने बोला कि इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, हमें यहाँ पे तीव्रता निकालनी है, लेकिन हम यहाँ पे निकालेंगे क्या? इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप निकालिए। इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता आप निकालिए। अब सबने बोला भाई कैसे निकलेगा? तीव्रता निकालना है, तीव्रता निकालना है, तीव्रता निकालना है। समान, हम क्या निकालेंगे? पहले वैद्युत फ्लक्स। ये अनंत लंबाई की तार थी, हमने इसको ऐसे राउंड कर लिया। देखिए इसका कितना प्रयोग है, हमने इसको ऐसे राउंड कर लिया। अगर आपको तीव्रता निकालनी रहती है आपने निकालते, लेकिन हमने इतना राउंड कर लिया, अब हम निकालेंगे इसका वैद्युत फ्लक्स। तो मान लीजिए कि बिंदु P पर हम निकालेंगे, ये हम बिंदु Q पर निकालेंगे, PQ, और ये हम R पर निकालेंगे, और ये हम S पर निकालेंगे। तो सर जी अब निकालने के लिए तो हमें दो चीज चाहिए। हम जानते हैं कि सर जी फाई E यानी कि वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। तो हमें तो पहले क्या चाहिए? E चाहिए। तो ये बताइए, जब ये धनात्मक आवेश है तो क्या इससे वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा? निकलेगा। वैद्युत फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। ठीक इसी प्रकार इधर भी निकलेगा। लेकिन क्या बाहर की ओर भी निकलेगा? क्या ऊपर भी निकलेगा? क्या नहीं, लंबवत ही निकलेगा हमेशा। और अब ये बताइए, इस पृष्ठ की क्षेत्रफल कैसी होगी? इस पृष्ठ के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो कैसी होगी? तो ध्यान से देखिएगा, बिंदु Q पर क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी? तल के लंबवत। अगर DA इसको कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हम P पर बात करें तो इसकी दिशा कैसी होगी? P पर अगर हम बात करें तो इसकी दिशा कैसी होगी? सर जी इसकी दिशा, सर जी इसकी दिशा, सर जी इसकी दिशा, सर जी इसकी दिशा लंबवत होगी, तो ये ऊपर की ओर होगी, ये हो गया DA। और अगर इसका भी देखें तो ये भी हो जाएगा नीचे DA, और इधर देखें तो ये हो जाएगा DA। पहले मान लीजिए ये जो तार है ना, इस तार की लंबाई L मान लीजिए। तार की लंबाई यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप तार की लंबाई दिखा भी देंगे। तार की लंबाई L है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दिशा सबकी लंबवत होती है, क्षेत्रफल की दिशा लंबवत होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले तो ये चीज़ देखते चलिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, और क्षेत्रफल कहाँ है? ऊपर, तो ये 90 अंश है। और इधर देखेंगे तो ये क्या है? 0 डिग्री है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी थीटा क्या है? 0 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा क्या है? 90 डिग्री है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें 4 बिंदु हैं, 4 पृष्ठ हैं, हम चारों पृष्ठ का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। चारों पृष्ठ का क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए हम निकालते हैं भाई, बिना सॉरी, ये कोई पृष्ठ थोड़ी ना हमारा, ये तो एक ही गोलीय पृष्ठ है ना। जैसे मान लीजिए ये कहाँ पृष्ठ है? एक पृष्ठ, 2 पृष्ठ, ये तो एक ही है ना पूरा गोला वाला, तो ये हमारा एक हो गया। तो बस यही एक है जो 0 पे है। तो देखिए 3 पृष्ठ हमारे पास है, तो हम तीनों पृष्ठ का निकालेंगे पहले। तो फाई E बराबर हम लिख सकते हैं ऐसे, फाई E बराबर फाई P प्लस फाई Q प्लस फाई S।
आपके बुक में कैसे भी दिया हो आप ऐसे लिखते हैं तो यही सही तरीका है और यही आसान वे है। हम क्या किए, एक बेलनाकार इसको ढकने के लिए बना लिए और उसमें 3 पृष्ठ है तो 3 पृष्ठ लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, फाई ई बराबर, एकदम समझा के मैं बता रहा हूँ। अब बिंदु P पर देखिए, बिंदु P पर तो ये क्या है भैया, फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। बिंदु P पर थीटा कितना है 90। Q पर देखिए, Q पर थीटा कितना है तो ई ए कॉस थीटा, थीटा 0 है तो 0, प्लस हम S पे देखेंगे तो ई ए कॉस 90। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू सर 0 होती है और 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, तो ई ए बचेगा। क्या बचेगा, ई ए हमारे पास बचेगा। अगर आप चाहें तो इसको डी ए भी लिख सकते हैं, बाद में उसका समाकलन कर सकते हैं, वही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे डी ए ही कर देता हूँ और यहाँ पे आप डी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे डी ए कर दीजिए, बाद में समाकलन करना ठीक रहता है, क्योंकि आप छोटे पूरे पृष्ठ का नहीं निकाल रहे हैं, इस बिंदु पे निकाल रहे हैं ना, फिर समाकलन करेंगे तो पूरा हो जाएगा। अब हम समाकलन कर दिए तो ये आ गया हमारा डी फाई बराबर, ये क्या आ गया ई, और पूरे पृष्ठ का अगर हम करते हैं, बताइए एक बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जल्दी बताइए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। याद रख लीजिएगा हमेशा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। यहां मैं लिख देता हूं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको मैथ का ये सब है, आपको याद रखना चाहिए, 2 पाई आर एल, जहाँ पे ये क्या है आर, इसकी त्रिज्या, और एल क्या है बेलन की लंबाई। तो एल हमारे को दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है, तब यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए ठीक। तब गॉस के नियम से देखिए, गॉस के नियम से क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स नियम से वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्यू नहीं मालूम है, आवेश कितना है नहीं मालूम है, इसीलिए मैंने बताया था आपको रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर क्यू बाई एल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू लेमडा बाई एल, यही चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पे, लेमडा बाई एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, ये समीकरण 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो समीकरण 1 और 2 से हम दोनों फ्लक्स है तो दोनों बराबर हो जाएगा। बंद पृष्ठ के लिए भी गॉस ने बताया था, तो ये हो गया हमारा क्या, ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर में फ्रॉम, लिख देता हूं यहाँ फ्रॉम 1 and 2 पाई आर, और यहाँ पे क्या आ गया, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए एल से एल कट गया, तो ई बराबर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दे तो ये हमारा हो जाएगा सटीक रूप में, ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2 का ऊपर गुणा कर दे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लेमडा बाई आर। ये होता है हमारा क्या, ये होता है अनंत लंबाई के चालक पर उपस्थित आवेशित क्षेत्र की तीव्रता। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये अनुप्रयोग है, बिना इनके प्रयोग से क्या आप ये निकाल सकते हैं, ये हर एक साल आता है, ये हर एक साल आता है, ये हर एक साल आता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये हर एक साल आता है, इसीलिए आपको ये आना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार अब अनंत लंबाई के तार की जगह यहाँ पे हो जाएगा चादर के लिए, उसके लिए भी सेम ऐसे ही है। ये आपको समझ में आ गया तो फिर वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब बच्चों की तरह है। अब एक ही प्रोसेस हर एक बार दोहराते जाना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। चलिए, अब मैं आपको चादर के लिए भी बताता हूँ, सेम प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम प्रोसेस आपको दोहरा देना है। सेम प्रोसेस क्या करना है, सेम प्रोसेस दोहरा देना है। देखिएगा, चलिए इधर ध्यान दीजिए आसानी से। हमने फिर पहले फिगर बना लेना है, तो चादर बोला तो एक चादर बना लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा,
कुछ ऐसे 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 और कुछ ऐसे 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 ऐसे। ये 2D, ये जैसे हमारा कॉपी है वैसे ही चादर है और इस पर ढेर सारे आवेश है। अनंत लंबाई का है, इसीलिए उसमें लंबाई आखिरी में कट जा रही है ना, क्योंकि ये क्या है, अनंत लंबाई का है। ठीक, अब इसको भी पहले हमको क्या करना होगा, गॉस का नियम क्या था किसी बंद पृष्ठ के लिए, तो इसको भी एक बंद पृष्ठ में करेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या बना देंगे, एक बेलन। ये उतना 3D हम बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये है 3D। ठीक है, अब अगर आप चीज़ ध्यान से देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। आप एक चीज़ को पहले ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ देखिए, ये पृष्ठ हमारा ऐसे है, बेलन हमारा ऐसे है। बेलन हमारा क्या है, ऐसे है। जब पृष्ठ हमारा ऐसे है तो वैद्युत क्षेत्र कैसे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, ऐसे। वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकलेगा और ये हमारा बेलन है, तो आखिर में वैद्युत क्षेत्र कहाँ से निकलेगा, इधर से तो नहीं निकलेगा। जो चीज़ हमने आपको समझा, इधर से तो नहीं निकलेगा। वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ये हो गया हमारा ई, और इधर से भी ई ही रहेगा। दो पृष्ठ ये हो गया, और ये तीसरा पृष्ठ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये मान लीजिए इसका त्रिज्या r है बेलन का, और ये मान लीजिए यहाँ पे क्षेत्रफल कैसे होगा, ये लंबवत होगा क्षेत्रफल a, और क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये dA क्या होगा, यहाँ पे dA ऐसे होगा, तो यहाँ पे थीटा 0 होगा, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि अगर आप देखिए ये इधर है, ये E है और ये A है, तो इन लोगों के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये क्या होगा, लंबवत, तो ये ऐसे होगा, तो dA यहाँ पे भी थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। फिर अगर आप देखते हैं तो हम फिर से निकालेंगे क्या, फाई ई बराबर, अगर इसको बिंदु दे दे P Q R, तो बिंदु P Q R पर, तो फाई R पर फाई P प्लस फाई Q। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट, फाई R है पहले, तो फाई R के बारे में, तो ई ए कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस थीटा कितना है भैया, 0 डिग्री। P के बारे में बात करते हैं, P कितना है, P पे भी भैया 0 डिग्री है, तो ई डी ए कॉस थीटा 0 डिग्री। यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे 90 डिग्री है, ई डी ए कॉस 90 इसको टू भैया 0 हो जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डी ए, और यहाँ पे भी ई डी ए, तो ये हो जाएगा फाई ई इसको टू 2 ई डी ए। अब हम क्या करेंगे, ये डी फाई है हमारा, ये डी फाई है, तो पूरे पृष्ठ के लिए वर्ग कर दे, समाकलन कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर में, ई क्या है हमारा कांस्टेंट है, 2 क्या है कांस्टेंट है, और डी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूरा वृत्ताकार ही ना होता है, बेलन का ये कोना क्या होता है, वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या, फाई। अब फिर हम क्या करेंगे, पहले तो हमें फॉर्मूले से निकाला, फिर इसमें भी गॉस के नियम से, जैसे पीछे में निकाला था, तो गॉस के नियम से। अब गॉस ने क्या बताया, गॉस ने बताया है कि फाई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए वहाँ पे जैसे रेखीय था, लेकिन यहाँ पे तो पृष्ठ है, तो बेलन का तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने क्या बताया था आपको, सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू ए, क्यू की जगह, तो यहाँ पे भी लिख देंगे सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, और ये समीकरण 1। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फिर से वही चीज़ दोहराना है सब में, फ्रॉम 1 एंड 2। अब जब इक्वेशन 1 और 2 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका पहला ये क्या है हमारा, ये हमारा है 2EA पाई आर स्क्वायर, बराबर में ये है भैया हमारा Q, और यहाँ पे भी A क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये आप यहाँ पे चाहे तो A ही बस लिख के छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी A आ रहा है ना, यहाँ पे A लिख के बस छोड़ दीजिए, ब्लू से लिख देता हूँ। डी फाई का पूरा क्या होगा, डी ए हो गया। ये A हो गया हमारा, ये हमारा A हो गया, और फिर यहाँ पे भी क्या है, फाई A, तो यहाँ पे भी हम A लिख देंगे। ए से ए कट गया। अब हमें ई निकालना है, तो ई हमारा डायरेक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं आ गया, फाई बाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे ये फाई क्या है भैया, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व,
पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये सब भूलना नहीं है भाई। उसी प्रकार उसमें क्या था, रेखीय आवेश घनत्व। अब बस 2 और बचा हुआ है एकदम छोटा छोटा, ये तो थोड़ा मान लीजिए आप कर सकते हैं, कुछ था नहीं, एक बार फॉर्मूले से लगाना था, एक बार गॉस के नियम से लगाना था, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए समझ में आ जाएगा। अब तो बच्चों वाला है, 5 मिनट में दोनों खत्म, एक और 2 है वो 5 मिनट में खत्म। ठीक है, चलिए अब मैं रेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम देखिए बात करेंगे, यही चीज है बस। अब एक हो गया हमारा अनंत लंबाई की आवेशी चालक ना, आवेशित चादर के लिए ना। अब हम बात करेंगे आवेशित चालक चादर के लिए, एक बात करेंगे आवेशित चालक और एक अचालक के लिए बात करेंगे, बस कहानी खत्म। ध्यान दीजिएगा अंतर दोनों में क्या है, दोनों सेम है। आवेशित चालक चादर के लिए तो वो क्या था, वो एक चादर था ना, ये चालक है तो इसमें 2 चादर होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, दोनों पृष्ठ इसके धनात्मक, ये हमारा आवेशी चालक है। तो इसमें कुछ नहीं है, पहले वाले में क्या था, दूसरे वाला जो हमने सॉल्व किया आवेशी चालक चादर था, और यहां पर बस 2 चादर हो गया है, यहां पर 2 चादर हो गया है। और यहां पर भी हमसे क्या पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी बिंदु पर बोला है ना, निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें देखिए 2-3 बिंदु है, एक बिंदु मान लीजिए यहां पे है P मान लीजिए, और एक बिंदु यहां पे Q मान लीजिए, और एक बिंदु मान लीजिए मध्य में मान लीजिए S मान लीजिए। ठीक है ना भाई, एक बिंदु आप P मान लीजिए, बस 2 ही बिंदु पर निकालिए, एक बिंदु पर भी आप निकालेंगे तो वही चीज है, बीच में कहां से आएगा, ठीक है ना, बीच में तो कुछ रहेगा नहीं। ठीक, Q और P पे हम निकालते हैं, दोनों तरफ वही देखिए, इधर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा, और इधर भी वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा, तो दोनों सेम आएगा। E1 मान लीजिए पृष्ठ 1 है ये और पृष्ठ 2 है, तो इसके कारण E1 और इसके कारण E2, तो एक ही पे निकालूंगा, दोनों पे सेम आएगा। आपसे उधर बोलेगा इधर निकाल दीजिए, उधर बोलेगा इधर निकाल दीजिए, मतलब इसमें एक ही बोलता है, क्योंकि दोनों तो एक ही है ना, तो एक ही निकालेंगे, दोनों तरफ सेम ही आ रहा है, दोनों तरफ दिशा सेम है तो जुड़ जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 E2। चलिए इसमें तो डायरेक्ट आप E निकाल दिए, क्यों भाई, क्योंकि इससे पहले हमने निकाला था आवेशी चालक, अनंत लंबाई के आवेशी चालक चादर के लिए कितना होता है, अनंत लंबाई के आवेशी चादर के लिए सर जी, आवेशी चादर के लिए अभी अभी तो हमने निकाला है, क्या होता है, E बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहीं पे भाई देखिए, एक पृष्ठ के लिए ये हो जाएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए भी ये होगा, तो E1 क्या हो जाएगा हमारा, E1 भी यही होगा और E2 भी यही होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 के लिए 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम चीज बस है, देखिए बस 2 चादर आ गया, 2 चादर आ गया। तो अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सेम हो जाएगा, ऊपर 2 तो यहाँ पे बस आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इसका आंसर। दोनों बिंदुओं के लिए आप बिंदु P पर निकालिए, दोनों बिंदु Q पर निकालिए, निकट ही निकालना है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिंदु P पर। ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा, बस इतना ही करना था, इतना ही करना था, ये खत्म हो गया, ये क्या होगा, खत्म हो गया। अब देखिए, अब एक ऐसे ही पूछता है समान पृष्ठ घनत्व, उसको भी मैं लिख देता हूं, अब बस एक लास्ट है, उसके बाद एक आता है वृत्त वाला, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कदार आता है, वो छोड़ दीजिए आप, इस बार सिलेबस में वो आएगा भी नहीं। देखिए सुनिएगा ध्यान से, समान पृष्ठ घनत्व के 2 विपरीत आवेशित चादर के निकट, वही वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा फिर से हमको। अच्छा, इसमें क्या बोला है, बीच में बाहर अगल बगल, मतलब बाहर मतलब दोनों हो गया, वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालनी है। तो पहले सोच समझिए इसका फिगर कैसे बनेगा, 2 विपरीत आवेशी चादर के लिए बोला है, 2 विपरीत आवेशी चादर हो गया हमारा, हो गया बस बन गया, ये मान लीजिए प्लस कर दीजिए, तो एक हो जाएगा हमारा माइनस। अब देखिए बिंदु P पर निकालना है, मान लीजिए इसमें हमको एक बार, उसमें तो क्या था सेम अर्थ है, इसमें Q पर निकालना और इसमें S पर निकालना है, दोनों पर निकालना है बारी बारी। तो पहले तुम फिगर से देखेंगे वैद्युत क्षेत्र हमारा किधर जा रहा है, ध्यान से देखिएगा,
कि हमारा वैद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है। धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र निकलता है तो बिंदु एस पर क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा। ये मान लीजिए पृष्ठ 1 है और ये पृष्ठ 2 है, तो E1 तो हमारा ऐसे जाएगा। लेकिन E2 अंदर की ओर आता है वैद्युत क्षेत्र, तो इधर के लिए हमारा E2 ऐसे जाएगा। वही बल वाला कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले लेक्चर में कूलाम वाले में बताया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इधर भी क्या जाएगा, ऐसे ही जाएगा। क्या भाई मैं गलत बोल रहा हूँ? इधर भी तो माइनस की तरफ जा रहा है तो माइनस तरफ जाएगा ही जाएगा, और बगल वाले मिलेंगे तो फिर वही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, ऐसे ही जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, विपरीत मतलब एक ही पे निकाले जैसे पिछले वाले में निकला था। तो इसमें दो परिस्थितियां हैं, बाहर तथा बीच में। इधर निकाला चाहिए, उधर निकाला, दो चार सेम कंडीशन बनेगा। तो पहले तो हम बाहर की बात करते हैं, पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, बाहर के। लो भैया बाहर, बाहर क्या हो गया, बिंदु एस पर, बाहर मतलब बिंदु एस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जो आपको अच्छा लगे, दोनों बराबर हैं। आप किसी में से भी किसी को कर सकते हैं, E2 माइनस E1। तो बस कुछ नहीं करना है, लब से यहाँ पे मैं करके हटाता हूँ, टाइम पास नहीं। इसका अभी हमने क्या निकाला, एक ये भी चादर है, चादर के लिए हमने निकाला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बाहर क्या आ गया, 0। तो बाहर क्या होगा, बाहरी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है ना, जितने इसमें जाएंगे समान जाएंगे, तो बाहर कुछ होगा ही नहीं। बीच में देखिए बिंदु एस पर, अब देखिए दोनों तरफ ऐसे है, तो यहाँ पे भी E1 और E2, तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, E इक्वल टू E1 प्लस E2, सेम चीज आ जाएगा, वही वाला चादर वाला जो इससे पहले हमने निकाला था चालक के लिए। तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये कट जाएगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हम यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, बस चैप्टर आपका समाप्त होगा, जम के पढ़िए आप लोग। देखिए समझ में आया कैसे चीज़ हो रही है, एकदम सिंपल चैप्टर है। देखिए रिकॉर्डेड वीडियो आपको नहीं समझ में आया, पीछे जाके देखिए, नहीं समझ में आया नंबर मैं लिख देता हूँ, कॉल कर लीजिए भाई। नंबर तो ऐसा जितने स्टूडेंट हैं आप लोग ज्वाइन है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता इस पर कॉल कर लीजिए, 9532060199 कॉल कर लीजिए। क्या है, कॉल और व्हाट्सएप दोनों अवेलेबल है, कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए सर हमको यहाँ पे नहीं सुना, हमको बताएंगे कैसे कैसे हुआ। ठीक है, समस्या है कोई भी, लेकिन पढ़ते रहिए, दबा के पढ़िए। और ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, इसके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, पढ़िए, मन लगाकर दबा के पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।